हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। बच्चों, गुरुत्वाकर्षण पढ़ना शुरू कर चुके हैं और आज उसका दूसरा वीडियो हम करने वाले हैं। पहले वीडियो में बच्चों हमने गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी हुई बेसिक बातें देखी। हमने देखा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। न्यूटन ने कहा कि दुनिया के जितने भी द्रव्यमान हैं, चाहे एक छोटा सा द्रव्यमान हो, चाहे एक बहुत बड़ा द्रव्यमान हो, चाहे एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन है या बहुत बड़ी पृथ्वी है, सब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। मतलब मैंने आपको बताया था, कोई भी दो द्रव्यमान एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और न्यूटन ने कहा कि अगर ये दो द्रव्यमान बिंदु द्रव्यमान है, बहुत छोटे छोटे द्रव्यमान है, या बहुत बड़े द्रव्यमान है और एक दूसरे से बहुत दूर रखे हुए हैं, यानी कि बिंदु द्रव्यमान का काम कर रहे हैं, तो दोनों के बीच लगने वाले बल को हम F बराबर G m1m2/r² से निकाल सकते हैं। बच्चों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि क्या हो अगर दो से ज्यादा बिंदु द्रव्यमान एक दूसरे के पास रखे हों। मान लीजिए अभी मैं कह रहा हूं आपको, एक m1 है, एक m2 है, इनके बीच का बल निकाल लो, तो हम सिंपल कह देंगे कि G m1m2/r²। लेकिन अगर तीन द्रव्यमान एक दूसरे के पास रखे हैं, चार रखे हैं, पांच रखे हैं, बहुत सारे रखे हैं, तो उन सब के कारण किसी एक द्रव्यमान पर लगने वाले बल को हम कैसे निकाल लेंगे, आज उसी की बात करेंगे और उसी को बोलते हैं बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बच्चों आज का वीडियो, और हेडिंग लगा लीजिए अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आप मुझसे पूछोगे कि ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, तो पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं बच्चों कि जो अध्यारोपण का सिद्धांत है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसी टॉपिक में लगेगा। ये आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, ये आपको इस अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वहाँ भी देखने को मिलेगा, क्लास 12 के पहले ही चैप्टर में भी देखने को मिलेगा, इसी बुक के इसी 11th क्लास के लास्ट चैप्टर में तरंगों में भी आपको अध्यारोपण का सिद्धांत देखने को मिलेगा। ये अध्यारोपण का सिद्धांत बच्चों हर उस जगह लगता है जहाँ किसी एक जगह बहुत सारे प्रभाव एक साथ देखने को मिलते हैं। मान लीजिए मैं कहूँ आपको कि एक बिंदु है, इस बिंदु पर इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी बल लग रहा है, ऐसे भी बल लग रहा है, मतलब इस बिंदु पे बहुत सारे बल हैं। मैं चाहता हूं कि इस बिंदु पे कुल कितना बल लग रहा है, उसको निकालने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी अध्यारोपण के सिद्धांत की। किसकी? अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ऐसा नहीं है कि ये केवल यही लगेगा, ये हर उस जगह लगेगा जहां एक बिंदु पे बहुत सारे प्रभाव होते हैं। खासकर बच्चों हम इस अध्यारोपण के सिद्धांत को वहां यूज करते हैं जहां ये सब चीजें सदिश होती हैं। मान लो ये बल है, तो बलों को सीधा सीधा तो नहीं जोड़ा जा सकता कि भाई ये 5 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है तो 15 न्यूटन हो गया। तो इसलिए अध्यारोपण का सिद्धांत हमें जल्दी सी वहां देखने को मिलेगा जहां ये सभी राशियां क्या होंगी, सदिश राशियां होंगी और एक ही प्रकार की, कि सारे बल हैं तो सारे बल होंगे, सारे वैद्युत क्षेत्र हैं तो सारे वैद्युत क्षेत्र होंगे, सारे गुरुत्वीय क्षेत्र है तो सारे गुरुत्वीय क्षेत्र होंगे, और सभी विस्थापन है तो सभी विस्थापन होंगे। आपको अध्यारोपण का सिद्धांत अदिश राशियों के लिए देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उनको जोड़ना आसान होता है, सीधा सीधा हम जोड़ सकते हैं कि ये 10 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 6 है, तो सीधा 10 और 10 50 और 10 और 10 20 और 5 25 और 6 31, सीधा सीधा ऐड कर देंगे। इनको ऐड करने में दिक्कत नहीं होती। तो अध्यारोपण का सिद्धांत अदिश राशियों के लिए आपको लगते हुए नहीं दिखाई देगा, ये केवल सदिश राशियों के लिए आपको दिखाई देगा। ठीक है, आपको मैंने ये तो बता दिया कि अध्यारोपण का सिद्धांत लगता कब है और क्या इसका हमें फायदा होता है। यहां क्या है इसका, यहां हमें ये क्या फायदा करने वाला है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम ये देख के आए हैं कि अगर दो द्रव्यमान हैं, एक m1 है, एक m2 है, और दोनों के बीच की दूरी r है, तो ये m2 इस m1 को अपनी तरफ खींचता है, ये m1 इस m2 को अपनी तरफ खींचता है, और इसी खींचने वाले बल को, मतलब आकर्षण बल को, हम गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। न्यूटन ने हमें बताया कि अगर ये दोनों द्रव्यमान बिंदु द्रव्यमान है, बहुत बड़े द्रव्यमान नहीं है, तो इस F का मान होगा G m1m2/r²।
और पिछले ही वीडियो में मैं आपको बता के आया हूं कि ये जो F होता है ये एक संरक्षी बल है, ये एक केंद्रीय बल है, ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, ये केवल बिंदु द्रव्यमानों के लिए लग सकता है। और एक और चीज सुन लो कि इसको हम सीधा सीधा तभी लगा सकते हैं जब दो द्रव्यमान हो। मान लो अगर मैं यहाँ एक द्रव्यमान और बिठा दूं m3, तो आप ये नहीं कहेंगे कि इन तीनों के बीच जो बल लगेगा वो G m1 m2 m3 बटे r स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं है। केवल एक बार में दो ही बिंदु द्रव्यमानों के बीच का बल निकाला जा सकता है। दो से ज्यादा द्रव्यमान होंगे तो हम सीधा सीधा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं लगाएंगे, तब हमें लगाना पड़ेगा अध्यारोपण का सिद्धांत। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको कैसे लगाएंगे, कैसे हम चीजों को करेंगे। और जिन बच्चों को सदिश अच्छे से आता है उनको अध्यारोपण के सिद्धांत में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं। लेकिन अगर सदिश नहीं आता तो ये बिल्कुल भी समझ आने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई दो द्रव्यमान हैं m और m, और दोनों एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसके कारण दोनों एक वृत्तीय पथ पे घूम रहे हैं, जिस वृत्तीय पथ की त्रिज्या r हमें दी थी। ये तो मैंने आपको बताया था इस पिछले वीडियो के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि ये दोनों द्रव्यमान तभी आप ऐसे घूम सकते हैं जब ये व्यास के सिरों पे हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक द्रव्यमान यहाँ हो एक द्रव्यमान यहाँ हो, तब ये नहीं घूम सकते। क्यों नहीं घूम सकते हैं? क्योंकि इनको घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की जरूरत होती है। जब भी वृत्तीय गति होगी, दिमाग में डालो बात, हमें अभिकेंद्र बल की जरूरत पड़ेगी। अगर ये दो द्रव्यमान ऐसे होंगे तो ये वाला m इस m को ऐसे खींचेगा, ये वाला m इस m को ऐसे खींचेगा, और यहां तो कोई बल आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर ये दो द्रव्यमान वृत्तीय गति करना चाहते हैं अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो इनको ऐसे ही होना पड़ेगा, कहीं और रह के ये नहीं कर पाएंगे। तो मुझे बच्चों बताओ ये दूरी कितनी है r, ये दूरी कितनी है r। तो इन दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा, जिसको मैं Fg बोल रहा हूं, F का मतलब फोर्स, G का मतलब ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण का बल, वो ही बल इन दोनों द्रव्यमानों को घूमने के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा, जिसको मैंने लिखा Fc। F का मतलब है फोर्स, C का मतलब है सेंट्रीपिटल। तो बच्चों गलती क्या की मैंने? अच्छा मैंने गलती की पिछले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में मैंने गलती की है। और अजीब बात यह है कि वो मैंने जल्दबाजी में गलती की, वो वैसे ही गलती नहीं थी कि कॉन्सेप्चुअल ना, वो कैलकुलेशन वाली गलती थी। और आप सबने भी, अगर आप पता नहीं मुझे आपने वहाँ तक आप पहुँचे या नहीं पहुँचे, लेकिन अगर आप वहाँ तक पहुँचे तो आपने मुझे बताया ही नहीं कि भाई इसमें ये गलती है। गलती क्या की मैंने बच्चों कि मैंने ये तो सही लिख दिया कि अभिकेंद्र बल हमें चाहिएगा mv² बटे r, जहाँ m द्रव्यमान है, v इसकी चाल है और r इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है जो कि r है। सही बात है। गलती कहाँ की मैंने बच्चों? गलती मैंने की इन दोनों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल निकालने में। गुरुत्वाकर्षण बल होता है G m1 m2 बटे r²। m1 m2 दोनों m है तो ये हो जाएगा m इंटू m, और इनके बीच की दूरी मुझे 2r लिखनी थी, लेकिन मैंने वहां r का स्क्वायर कर दिया, जबकि होना था वहां 2r का स्क्वायर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2r। मुझे बच्चों v निकालना था, यहाँ से एक m चला गया, ऊपर बचा gm, ये बटे 4r का स्क्वायर, ये आ जाएगा v²। अच्छा ये एक r से ये r भी चला जाएगा, तो यहाँ से जो v आएगा वो आएगा अंडर रूट gm बटे 4r। चाहो तो इस 4 को बाहर निकाल के रख देना। ये भी हमारा जेई मेंस में पूछा गया सवाल है बच्चों। इसी सेम तरीके से ऐसा पूछा गया है कि दो कण हैं, दोनों एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वृत्तीय पथ पे गति कर रहे हैं, तो बताओ प्रत्येक कण का वेग कितना होगा? क्योंकि दोनों का द्रव्यमान बराबर है इसलिए दोनों का वेग भी बराबर होगा। मान लो ये m1 होता है, ये m2 होता, तो ये आता g m1 बटे 4r, ये m2 होता तो ये आता v। अच्छा m तो कट जाता ना, अगर ये m1 का अगर ये अलग अलग होते m1 और m2 होते तो यहाँ m1 आता, m1 कट जाता तो ये m2 आता बच्चों। अगर m1 का वेग निकालते तो यहाँ m2 आता, और m2 का निकालते तो m1 आता। ये पिछले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में मुझसे गलती हुई कैलकुलेशन की, इसको सही कर लेना बच्चों। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बच्चों अध्यारोपण के सिद्धांत की। मान लीजिए बच्चों हमारे पास बहुत सारे द्रव्यमान हैं, एक है m1,
एक है M2, एक है M3, एक है M4, बहुत सारे ऐसे करके बहुत सारे हैं। और यहां एक द्रव्यमान रखा है M। क्या रखा है? M। अब मैं आपसे अगर पूछूं ध्यान से, बहुत आराम से, कि इस M पर कितने बल लग रहे हैं, तो आप कहोगे, आपको कहना चाहिए कि भैया इस पे एक तो लगाएगा ये, एक लगाएगा ये, एक लगाएगा ये, एक लगाएगा ये, मतलब यहां इस पे 4 बल लग रहे हैं। अगर ये 4 द्रव्यमान है, 5 होते तो 5 लगते, 10 द्रव्यमान होते तो इस पे 10 बल लगते। अभी मैं मान रहा हूं 4 द्रव्यमान इसके पास रखे हुए हैं तो इस पे 4 बल लगेंगे। M1 इसको अपनी तरफ खींचेगा, कितने बल से? F1 बल से। M2 इसको अपनी तरफ खींचेगा, कितने बल से? F2 बल से। M3 इसको अपनी तरफ खींचेगा, कितने बल से? F3 बल से। और M4 इसको अपनी तरफ खींचेगा, कितने बल से? F4 बल से। मतलब इस द्रव्यमान पे उतने बल लगेंगे जितने द्रव्यमान इसके पास हैं। ये खुद एक है, इसको छोड़ दो। इसके बराबर में 4 द्रव्यमान रखे हैं तो इस पे 4 बल लगेंगे। और जब बच्चों मैं इस पे लगने वाला, M पर लगने वाला परिणामी बल निकाल लूंगा, परिणामी बल, तो मैं लिखूंगा F वेक्टर बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। और होते तो हम एंड सोन कर देते। ये जो मैंने लिखा है बच्चों, इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। कई बार इसको लिखने की जरूरत पड़ती है तो लिख देते हैं कि यदि किसी द्रव्यमान पर बहुत सारे द्रव्यमान अलग अलग प्रकार से बल लगा रहे हैं तो उस द्रव्यमान पर लगने वाला कुल परिणामी बल उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मैंने इनको जोड़ा है लेकिन क्या लगा के? वेक्टर, इसलिए हम इसको बोलते हैं सदिश योग। और इसी को बच्चों हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। मतलब सिंपल बात है, आपको कभी कहा जाए कि इस द्रव्यमान पर लगने वाला कुल बल बताओ, तो ये चेक करो सबसे पहले कि इसके आसपास कितने द्रव्यमान हैं। मान लो एक द्रव्यमान के आसपास 3 द्रव्यमान हैं तो वे तीनों इस पे अलग अलग बल लगाएंगे, F1, F2, F3। तो इस पे लगने वाला कुल जो बल होगा वो उन तीनों के सदिश योग के बराबर होगा। और सदिश को जोड़ना मैंने आपको सिखा रखा है। हमने सीखा था त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम, जिसमें मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, R बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। जिनको सदिश आता है वे इसको अब कर ले जाएंगे, वरना होगी दिक्कत बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बस कॉन्सेप्ट इतना ही है। क्वेश्चन करना शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि हमारे पास ना 3 द्रव्यमान है, 3। एक है M, दूसरा भी है M और तीसरा भी है M। और ये कुछ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मैंने एक त्रिभुज बना के दिखाया। कभी तुम यहां सोचो कि ये कोई द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान नहीं है बच्चों। ठीक है, इसके 3 सिरों पर, त्रिभुज के 3 सिरे होते हैं, तीनों सिरों पर M द्रव्यमान के 3 कण रखे हैं। इस त्रिभुज की ये भुजा A है, ये भी A है, ये भी A है। क्वेश्चन में बताया गया है कि ये समबाहु त्रिभुज है। तो हमें ये पूछा गया है कि इनमें से किसी भी एक द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल निकाल लो। किसी भी एक पे, चाहे तो इस पे निकाल दो, चाहे इस पे निकाल दो, चाहे इस पे निकाल दो। आपने कहा कि भैया हम इस पे निकाल लेंगे। मैंने कहा ठीक है, क्या इस पे भी निकाल सकते हैं? हाँ, किसी पे भी निकाल सकते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। मैंने आपसे पूछा कि बताओ इस M पर कितने बल लग रहे हैं। आपने मुझे कहा कि भैया इस M के बराबर में 2 द्रव्यमान और रखे हैं तो इस पे 2 बल लगेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। पहला बल कौन लगाएगा? आप कहोगे भैया पहला बल ये लगाएगा, क्योंकि M को आकर्षित करता है तो ये बल कुछ इस प्रकार का लगेगा। और मैंने इसको F1 नाम दे दिया वेक्टर लगा के। ठीक है, आपने कहा ठीक भैया। दूसरा बल कौन लगाएगा? आप कहोगे ये लगाएगा, ये M भी इसको आकर्षित करेगा। द्रव्यमान केवल आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित नहीं करते। इसको हमने नाम दिया F2। मतलब इस M पर 2 बल लग रहे हैं, एक F1 और एक F2, और दोनों के बीच का कोण कुछ इस प्रकार है। मैंने मान लिया ये थीटा है। आप सब जानते हो ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं और हर कोण होता है 60 डिग्री। मतलब दोनों के बीच का कोण कितना आएगा? 60 डिग्री। मैं चाहता हूं कि मैं इस M पे लगने वाला कुल बल निकाल लूं। क्या हम सदिश में पढ़ के आए हैं कि अगर किसी जगह 2 बल लग रहे हैं
तो उनका परिणामी कहीं उनके बीच में होगा, कहीं मुझे नहीं पता कितने एंगल पे, कहीं बीच में होगा। मैंने कहा हाँ, तो मुझे लग रहा है कि जो कुल बल निकालने वाले हैं हम एफ नेट, वो कुछ इस प्रकार का होगा। आपने कहा भैया बिल्कुल कुछ इस प्रकार का ही होगा। तो सबसे पहली बात तो ये करनी है कि सबसे पहले पहचानो कि इस पे कितने बल हैं। आपने कहा दो, दोनों की दिशा बनाओ पहले, कितने लग रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि बल का मान कितना जरूरी नहीं है, उनकी दिशा बनानी जरूरी है कि दो बल हैं तो दोनों की दिशा ये होगी और उसका परिणामी कहीं यहाँ आएगा। अब मेरा काम है कि मैं F1 और F2 की वैल्यू निकाल लूँ, F1 और F2 की वैल्यू निकाल लूँ। मैंने आपसे पूछा कि भैया मुझे बताओ F1 कितना होगा। अब देखो मैं वेक्टर नहीं लगाऊंगा बच्चों, क्योंकि मुझे अब वैल्यू चाहिए, दिशा तो मैं बता चुका, अब मुझे मान चाहिए तो मैं इसके ऊपर वेक्टर ना लगाऊं, मतलब ये एक परिणाम, ये परिमाण निकाल रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं। इन दोनों के बीच लगने वाला बल होगा Gm² बटे A²। भाई M1 M2 दोनों mm है, गुणा होकर M² हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी ये है तो A² हो जाएगा। मैंने कहा यार F2 कितना होगा, F2 ये है इन दोनों के बीच, मुझे तो लग रहा है कि ये भी इतना ही होगा। आपने कहा हाँ भैया दोनों ये भी mm है, इनके बीच की दूरी भी a है, तो Gm² बटे A² आ गया। मतलब मुझे ये पता चला कि F1 और F2 ये जो दो बल हैं उनके परिमाण बराबर है, उनका मैग्नीट्यूड बराबर है। बच्चों ये मत कहना कि F1 और F2 बल बराबर है ना, F1 और F2 के परिमाण बराबर है, दिशा अलग अलग। अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन है, लेकिन दिशा इसकी और इसकी अलग है, तो दोनों बल बराबर नहीं है, दोनों के परिमाण बराबर है। आपने कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, और हमने इसको F मान लिया, F1 और F2 को हमने F मान लिया और उसका मान है Gm² बटे A²। आपने कहा ठीक है भैया अब मुझे निकालना है F नेट। आप कहोगे कि जब F नेट हम निकालते थे तो हम फॉर्मूला यूज करते थे √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, तो ये बनेगा √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। F1 क्या है, F है, हाँ ये मत रखना, ये बाद में रख लेंगे, F का स्क्वायर। F2 भी कितना है, F है, तो ये आ जाएगा F का स्क्वायर। F1 F2 दोनों F हैं, FF और cos थीटा, थीटा होता है F1 और F2 के बीच का कोण, जो कि मुझे पता है 60 डिग्री है। आपने कहा भैया F² होता है 2F², F इंटू F भी हो जाएगा F², साथ में 2 चल रहा है, cos 60 का मान होता है 1/2, 2 से गया 2 तो ये आ गया 2F² प्लस F², 3F², F² बाहर आ गया, ये आया √3F। मतलब जो हमारा कुल बल लग रहा है इस m पर वो √3F है, लेकिन आंसर ऐसे नहीं छोड़ना, आपको इस f का मान रखना पड़ेगा। आप कहोगे ये आ जाएगा √3, f का मान कितना होगा, Gm² बटे A², Gm² बटे A², ये बच्चों हमारा आंसर रहेगा। ये तो हमने इस F नेट का परिमाण निकाला है, इसकी वैल्यू निकाल ली है कि इतना कितना बल है, कुल बल कितना है इतना। अगर आपसे दिशा पूछ ली, आप कहोगे कि भैया F1 और F2 बराबर हैं। सतीश में बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने कि अगर एक बिंदु पर दो सदिश हैं और दोनों का परिमाण बराबर है तो उनका जो परिणामी होगा, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल बीच में होगा, बिल्कुल बीच मतलब 30 डिग्री पे होगा। मतलब F नेट F1 और F2 दोनों के साथ 30 डिग्री के कोण पे होगा। कितने कोण पे होगा, 30 डिग्री के कोण पे होगा। ये मैंने आपको बता दिया, ये टोटल कोण कितना है 60 डिग्री। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, सोल्व भी मैं कर सकता हूं। मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था क्या निकालने का, रिजल्ट, इसकी दिशा निकालने का। मैंने आपको कहा था कि अगर ये A है, ये B है और ये इनका रिजल्टेंट R है और A और B के बीच का कोण थीटा है, तो जो R अगर अल्फा बना रहा है A के साथ तो अल्फा का मान होगा tan इनवर्स। सुनना ध्यान से, अल्फा किसके साथ बना है, A के, तो मैं कहता था कि A को नीचे रखो और लिखो B, ऊपर भी B साइन थीटा और यहाँ कोस थीटा। कहा था ना कि अगर अल्फा किसके साथ है, A के, तो A अकेला लिखे, ऊपर B और नीचे भी B लिखो, यहाँ साइन और यहाँ कोस। और ध्यान से अगर आप देखोगे यहाँ B के, यहाँ मैं किसके साथ मान रहा हूँ ये कोण, F1 के साथ। किसके साथ, F1 के। तो मैं A की जगह रखूंगा F1, ऊपर रखूंगा F2 साइन थीटा, नीचे आएगा प्लस F2
कोस थीटा, थीटा है 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री। आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि भाई F2 का मान कितना है, F2 का मान है F, साइन 60 का मान होता है √3/2, F1 का मान भी F है, F2 का मान भी F है, कोस 60 का मान होता है 1/2, tan इनवर्स या जाएगा √3/2F, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 2, 2F और 1, ये 3F/2, 2 से जाएगा 2, F से जाएगा F, √3 से 3 गया तो नीचे बना 1/√3 और tan में 1/√3 वैल्यू होती है 30 डिग्री की, तो यहाँ से अल्फा का मान आएगा बच्चों 30 डिग्री। लेकिन एग्जाम में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि F1 F2 बराबर है और अगर ऐसा होता है तो उनका परिणाम भी बिल्कुल बीच में होता है। आपने कहा ठीक है भैया, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। मैंने कहा आसान उनके लिए जिनको सदिश आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये मैंने आपको त्रिभुज के लिए कराया जिसमें 3 द्रव्यमान थे। अब हम करेंगे 4 द्रव्यमान के लिए कि अगर 4 द्रव्यमान हो और वे किसी वर्ग के कोनों पे रखे हो, आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, वो तो कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट मैं आपको वर्ग से सिखा रहा हूं, आप उससे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सुनना बच्चों, क्या कह रहा है कि हमारे पास 4 द्रव्यमान हैं M M M और ये किसी वर्ग के किनारों पे रखे हैं, कोनों पे रखे हैं ऐसे, ये M है, ये M है, ये M है और ये M है। ये लाइन मैंने दिखाने के लिए खींची है वरना इनका अपना कोई द्रव्यमान नहीं है। ये भी M, ये भी M, ये भी M और ये भी M। और इस वर्ग की भुजा A है, चारों भुजा बराबर हैं। तो हमसे कहा गया है इनमें से किसी एक भी द्रव्यमान पे लगने वाला कुल बल बताओ, कुल बल। तो मैंने आपको कहा कि आप कोई सा एक उठा लो, मैं इसको उठा लेता हूँ, आप चाहे किसी को भी उठाओ, मुझे तो आसान सा ही लग रहा है क्योंकि यहाँ बनाने में आसानी होगी, यहाँ भी, वरना मुझे यहाँ हाथ चलाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा बताओ इस पे कितने बल लग रहे हैं। आपने कहा भैया एक तो लगाएगा ये द्रव्यमान इस द्रव्यमान को अपनी तरफ खींचेगा, बिल्कुल सही बात। ये द्रव्यमान इसको अपनी तरफ खींचेगा, बिल्कुल सही बात। ये द्रव्यमान भी इसको अपनी तरफ खींचेगा विकर्ण के अनुदिश, ये विकर्ण है तो ये वाला द्रव्यमान इसको अपनी तरफ खींचेगा इतने बल से। ठीक है, आप कहोगे भैया क्या ये नहीं इसको खींचेगा? मैंने कहा भाई खींचेगा, लेकिन हमें इस पे बल लगाना है, इस पे बल देखना है, तो बाकी के बलों को नहीं देखेंगे, इस पे लगने वाले बल को देखेंगे। 3 बल लग रहे हैं, मैंने इसको नाम दिया बच्चों F1 वेक्टर, इसको मैंने बोला F2 वेक्टर और इसको मैंने बोला F3 वेक्टर। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। मैंने सबसे पहले पहचान की कि इस पे कितने बल लग रहे हैं, फिर मैंने उनकी दिशा बनाई और अब मैं निकाल लूंगा उनका मान। मैं F1 का परिमाण निकाल लूंगा जिसको हम खाली F1 लिख देंगे, फिर हम F2 निकाल लेंगे, फिर हम F3 निकाल लेंगे। अब हमें दिशा से मतलब नहीं है, अब हमें केवल परिमाण चाहिए, मान चाहिए F1 का। F1 ये है F1। मुझे बता दो बच्चों, अगर ये A है, ये भी A है, तो हमने कई बार किया है कि ये होगा √2A। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने यहाँ, आपने कहा ठीक है। तो इनके बीच कितना बल लगेगा? आप कहोगे भैया बल लगेगा Gm1 M2 बटे R²। M1 M2 दोनों M है तो मैं सीधा उनकी गुणा करके M² कर दूंगा। बीच की दूरी √2A है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 2A²। आपने कहा ठीक है। F2 बताओ, F2 इनके बीच का बल है G, M और M की गुणा हो जाएगी M² और इनके बीच की दूरी A है तो ये हो जाएगा A²। आपने कहा ठीक है। F3 बताओ मुझे, F3 आप कहोगे Gm1 M2 मतलब Gm² और उनके बीच की दूरी भी A² है। देखने पे मजा इस बात का आया कि F2 F3 आपस में बराबर हैं और मैंने इसको मान लिया कि ये F है तो ये भी कितना हो जाएगा F, और अगर ये F है तो ये होगा F/2। देखो Gm² बटे A², Gm² बटे A² को हमने F माना तो ये F हो जाएगा और बटे में 2 आएगा। तो F1 कितना हो गया F/2, F2 कितना हो गया F हो गया, F3 कितना हो गया F हो गया। कोई दिक्कत नहीं है? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। और F का मान कितना है? इस F का मान Gm² बटे A² है। अब हमें बच्चों इस बिंदु पे लगने वाला कुल बल देखना है। आ जाओ यहाँ जाओ, यहाँ F3, यहाँ F2 और यहाँ F1। अभी मैं F1 नहीं बना रहा हूं। मैंने कहा कि अगर ये केवल 2 बल होते
तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा देता r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, क्योंकि वो 2 के लिए लगता है, लेकिन यहाँ तो 3 बल हैं F1 F2 F3, तो मैं 3 के लिए तो फॉर्मूला नहीं लगा सकता, r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो मैं क्या करूँ, तो बच्चों हम पहले 3 में से किन्हीं 2 को सोल्व करेंगे। किन को सोल्व करूँ, मैंने कहा आपको एक तरीका बता रहा हूँ मैं इनको सोल्व करने का, कि अगर कभी आपको 2 से ज़्यादा सदिश एक ही बिंदु पे दिखे हैं तो उनमें से सोल्व तो 2 ही होंगे एक बार में। तो पहले सबसे पहले उन 2 को सोल्व करो जो एक ही दिशा में हो। इनमें कोई 2 ऐसे नहीं है जो एक ही दिशा में है, इन तीनों की तो दिशा ही अलग है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनको सोल्व करो जो विपरीत दिशा में है। यहाँ ऐसा भी कोई नहीं है जो एक दूसरे के विपरीत हो, मतलब 0 डिग्री वाले एक दिशा वाले भी नहीं है, 180 डिग्री वाले विपरीत दिशा वाले भी नहीं है। उसके बाद आप सोल्व करो 90 डिग्री वालों को। क्या यहाँ कोई 2 ऐसे हैं जिनके बीच का कोण 90 डिग्री है? आप कहोगे भैया F2 और F3 के बीच का 90 डिग्री का कोण है, तो इसका मतलब हम पहले F2 और F3 को सोल्व करेंगे। F2 का भी मान F है और F3 का मान भी F है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, तो इनका जो दोनों का परिणामी होगा वो बिल्कुल बीच में आएगा, मतलब 45 डिग्री के कोण पर। आपने कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं, क्या मैं इसको f डैश मान लूं? क्या हुआ है f डैश? f डैश है F2 और F3 का परिणामी, और आपको पता है कि अगर मुझे परिणामी निकालना है f डैश, फॉर्मूला लगेगा F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F2 F3 कोस थीटा, लेकिन मैं अब लिखूंगा f स्क्वायर प्लस 2FF, और दोनों के बीच का कोण है 90 डिग्री। कोस 90 0 होता है, ये पूरा 0 हो गया। f स्क्वायर 2f स्क्वायर f बार आ गया, तो ये बचा अंडर रूट 2f, मतलब इस f डैश का मान आया बच्चों अंडर रूट 2f। ठीक है, क्या सवाल हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी तो मुझे f1 को भी सोल्व करना है। क्या मैंने इसको सोल्व कर दिया? हाँ। क्या मैंने इसको सोल्व कर दिया? हाँ। इनको मैंने हटा दिया और सोल्व करने के बाद बचा f डैश, कितने कोण पे? 45 डिग्री। मैंने पूछा f1 को देख के बताओ कहाँ है। आप कहोगे भैया f1 ना विकर्ण के अनुदिश है, विकर्ण के, और विकर्ण इस भुजा से 45 डिग्री के कोण पे ही होता है, मतलब कहीं ना कहीं ये ही क्या है, यही हमारा f1 है। ये हमारा f1 डैश आया और ये हमारा f1 आया। तो मुझे ये पता चला कि f2 और f3 को सोल्व करके हमारा जो f डैश आया है वो उसी दिशा में है जो f1 में है। तो अब हमारे पास केवल 2 सदिश बचे हैं और उन दोनों का परिणामी कैसे निकाल लेंगे? अतः f1 व f डैश, f1 और f डैश का परिणामी। और आपको पता है कि अगर 2 सदिश एक ही दिशा में होते हैं, जैसे ये दोनों हैं, तो उनका जो परिणामी होता है, जिसको मैं यहाँ f नेट लिखूंगा, उन दोनों को सीधा सीधा जोड़ के आ जाएगा, मतलब f1 प्लस f डैश। f1 कितना? f1 आप कहोगे f बटे 2, f डैश कितना? रूट 2f। ठीक, यहां से किसको कॉमन ले लो? कॉमन ले लो f को, यहाँ बचा 1 बटे 2 प्लस रूट 2, और इस f का मान भी यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो f का मान है gm स्क्वायर बटे a स्क्वायर। इसका मतलब इस बिंदु पर कुल इतना बल कार्य कर रहा है। आया ना मजा? आप कहोगे भैया मजेदार चीज है, बस हमें सदिश आ जाए तो हम इसको आसानी से कर लेंगे, और आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको आता भी होगा। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। ये तो बच्चों मैंने तब कराया जब ये चारों द्रव्यमान बराबर हैं। अगर ऐसा हो कि ये द्रव्यमान बराबर ना हो, उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उसको हम बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों फिर से हम यही वर्ग ही रखते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, इनका अपना कोई द्रव्यमान नहीं है। अगर इनका होगा तो ये भी फिर बल लगाएंगे, वरना बच्चों इनका अभी कोई द्रव्यमान, ये बना मतलब बताया है कि ये वर्ग है। यहां रखा है m, यहां रखा है 2m, यहां रखा है 3m, और यहां रखा है 4m। और फिर से कहा कि भुजा a है, और हमें कहा गया कि इस 3m पर बल बताओ कुल कितना। जल्दी जल्दी करते हैं। आप कहोगे 4m वाला इस 3m को अपनी तरफ खींचेगा, 2m वाला अपनी तरफ खींचेगा, और ये m वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा। इसको हमने फिर से बोला f1, इसको हमने बोला f2, इसको बोला हमने f3, और हमने f1
F2 और F3 के मान निकाल लें। अब मैं थोड़ा जल्दी कर दूंगा। F1 है इन दोनों के बीच का, F1 क्या होगा, M1 M2 बटे आर स्क्वायर। ये दूरी कितनी होगी आपको पता ही है, ये a बटे √2 होगी। तो यहाँ मैं लिखूंगा G, M1 की जगह M, M2 की जगह 3M और नीचे आएगा √2a का होल स्क्वायर, या आ जाएगा 3G M स्क्वायर बटे 2a का स्क्वायर। आपने कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है। F2 बताओ, F2 इनके बीच का कौन है, तो आ जाएगा G 2M 3M और इनके बीच की दूरी है a, तो आ जाएगा a स्क्वायर। तो 3 दूनी 6 G M स्क्वायर बटे a स्क्वायर। F3 बताओ इनके बीच का, यह आ जाएगा G 3M 4M बटे इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, 4 तिया 12, यह जाएगा 12 GM स्क्वायर बटे a स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो सब में एक चीज कॉमन है, GM बटे a स्क्वायर, GM बटे a स्क्वायर, GM बटे a स्क्वायर। तो मैंने मान लिया कि GM बटे a स्क्वायर को f मान लो। क्या मान लो, f। तो ये बनेगा 3 बटे 2f, ये बनेगा 6f, ये बनेगा 12f। अब की बार आपने देखा कि अब की बार तो कोई भी इनमें आपस में बराबर नहीं है, तो मैंने फिर से यहां ऐसे ही बिंदु बनाया और इस पे 3 बल दिखाए ऐसे, F1 F2 और ये F3। ठीक है, आपने कहा ठीक भैया। बच्चों अगर ये मैंने आपको बताया कि सोल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले उनको सोल्व करो जो एक दिशा में यहाँ नहीं है, फिर उनको सोल्व करो जो विपरीत दिशा में यहाँ नहीं है, फिर तीसरे करो जो 90 डिग्री पे है उनको सोल्व। लेकिन बच्चों ध्यान दो कि ये जो F1 F2 और F3 है, अब की बार इनमें कोई भी बराबर नहीं है। अगर F2 F3 बराबर होता जैसे पिछला सवाल किया, तो इन दोनों का परिणामी F2 और F3 का बिल्कुल बीच में आ जाता, जहां F1 है और F1 और वो जो नया आता वो दोनों जुड़ जाते। लेकिन क्योंकि अब की बार F2 F3 बराबर नहीं है, F3 बड़ा है, तो जो परिणामी आएगा वो बिल्कुल बीच में ना आके बड़े वाले की तरफ आएगा जो कि F3 है, तो ये F3 आ जाएगा। ठीक है, फिर इस वाले को और इसको सोल्व करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इनके बीच का कोण चाहिएगा और ये वाली कैलकुलेशन करने से हमें बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए मैं आपको बता दूं। अभी मुझे मुझे ये तो पता है कि ये 90 डिग्री का कोण है, मुझे ये भी पता है कि ये कोण, ये F1 इस F3 से कितने कोण पर है, 45 डिग्री, क्योंकि ये विकर्ण है, ये तो विकर्ण है। लेकिन मुझे इसका कोण नहीं पता। मान लो ये ऐसा कोण आ गया कुछ, ये आ गया 30 डिग्री ये वाला, तो ऊपर कितना बचेगा 15 डिग्री। तो वो तो कैलकुलेशन फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मुझे cos 15 का मान नहीं पता। मैं तो निकाल लूंगा मैथमेटिक्स लगा के, अगर तुम्हें मैथमेटिक्स नहीं आएगी और जिनको नहीं आएगी बायो वाले हैं वे मुश्किल में आ जाएंगे। इसलिए हम अगर ये दोनों अपने से कुछ दूर अलग अलग डिस्टेंस पे हैं हम, तो इनको करने से बचते हैं। फिर इनको करने का तरीका क्या होगा, वो तरीका तुम सुनो बच्चों। ये तरीका आसान है। तरीका ये कहता है कि आप ऐसा करो, इन तीनों को ना तोड़ लो x y z में। आप कहोगे भैया ये तो खुद x में है तो इसको x में तोड़, ये तो खुद x में है तो ये y में तो इसका कुछ नहीं होगा। आपने कहा, मैंने कहा ठीक, ये है y में तो इसका x में कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बीच में है, इसका कुछ हिस्सा y में होगा कुछ हिस्सा x में होगा, क्योंकि मुझे पता है ये कोण 45 डिग्री का कोण है। तो ये हिस्सा, ये वाला, इसका ये हिस्सा बनेगा F1 cos 45 और ये बनेगा F1 sin 45। और आप जानते हो cos 45 का मान होता है 1/√2। तो इसको सोल्व करके जब लिखूंगा मैं, यहाँ आएगा F1/√2 और sin 45 भी होता है √2, 1/√2, तो ये भी आ जाएगा F1/√2। तो अब मैंने इसका खेल ही खत्म कर दिया। अब मैंने इसके हिस्से कर दिए ऐसे। अब इस बिंदु पे जो भी बल होगा उसको मैं सदिश रूप में लिखूंगा I कैप J कैप K कैप में। आपने कहा ठीक है भैया। तो हमने कहा कि यहां जो कुल बल होगा F नेट वो I कैप J कैप K कैप के हिसाब से हम लिखेंगे। मुझे बताओ ये किस में है, आप कहोगे भैया ये x अक्ष में है, लेकिन वो प्लस होता है ये माइनस है, तो मैं लिखूंगा ये दोनों कौन, F1/√2 प्लस F3। वेक्टर नहीं लगाऊंगा क्योंकि वेक्टर बताने के लिए आएगा अब I कैप। x अक्ष में है
तो एक्स एक्स की दिशा कौन बताता है, आई कैप। लेकिन ये माइनस में है तो यहां लिखेंगे माइनस, ये दोनों वाई में है लेकिन ऊपर की तरफ है तो आएगा प्लस, और ये आएगा F2 प्लस F1 बटे √2, दोनों एक दिशा में है इसलिए जोड़ रहा हूं, एक इधर होता है एक इधर होता तो घटाता, और वाई में है प्लस में तो जे कैप लिखा। अब बच्चों कुछ भी नहीं करना है, आप F1 F2 F3 की वैल्यू डाल लो। यहाँ आप कहोगे भैया F1 का मान है 3/2F माइनस F1 का मान है 3/2F, पहले से ही √2 है तो ये आ जाएगा 3F/2 F3 का मान 12F आई कैप प्लस F2 का मान 6F प्लस F1 का मान 3/2F और √2 पहले से ही है, यह आ जाएगा जे कैप। यहां से मैं कॉमन लूंगा 3F, क्योंकि यहां भी 3 है, यहां भी 12 में 3 आता है, यहां भी मैं 3F कॉमन लूंगा। मैंने 3F कॉमन ले लिया बच्चों, देखो 3F, यहां माइनस लगाया 3F गया तो ये बचा 1/2 और 3 से 12 गए 4 बार, यहां जाएगा आई कैप। यहां से भी 3 गया तो ये बचा 2 और यहां F बार चला गया प्लस 3F बार चला गया, ये बचा 1/2 जे कैप। यहां से अगर आप F नेट निकालना चाहते हो तो F की वैल्यू डाल दो। F कितना था, GM² तो यह आ जाएगा, इसको लिखो पहले, माइनस 1/2 प्लस 4 आई कैप प्लस 2 प्लस 1/2 जे कैप, यहाँ ब्रैकेट लगाया और बाद में मैंने इस 3F का मान डाला। F का मान है कितना, GM²/A², इसको थोड़ा सा अच्छा करके लिख लेना। और अब अगर चाहते हो कि किसका परिमाण निकाल लें तो परिमाण निकालना हमने सीखा है, F नेट का परिमाण क्या होता है, √A² + B², आई के साथ जो है वो सारा A, ये भी आएगा, ये अंडर से बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका स्क्वायर होगा पूरे का 3GM²/A², ये पहले ही मैं अंडर से बाहर लिख रहा हूँ। अगर आपको सदिश पढ़ने के बाद भी ये नहीं आती फिर मुश्किल है भाई। ये A² बनेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1/2√2 + 4 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसका 2 + 1/2√2 का स्क्वायर, सोल्व करके आंसर निकाल लोगे। ऐसे हम इनको करना है। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, क्वेश्चन ज़्यादातर मोस्टली ऐसे आते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं फिर यहाँ के, क्योंकि दोनों बराबर होने पे इनका परिणाम ही बिल्कुल बीच में आएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चों। और फिर से हम ये ही वर्ग बना रहे हैं, यहाँ m, यहाँ 2m, अच्छा यहाँ 3m और यहाँ 4m। बच्चों देखो ये तो बदलने को कुछ भी बदल लो, m 5m 10m कुछ भी, कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस वर्ग के केंद्र पर, केंद्र कहाँ होता है, जहाँ दोनों विकर्ण एक दूसरे को कट करते हैं। ये पता होना चाहिए बच्चों कि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। हमें कहा गया है कि इस केंद्र पर एक द्रव्यमान m रख दिया हमने, तो आप इस m पर लगने वाला कुल बल निकाल लो। अगर आप अच्छे से सुन रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो आपको इतनी बात पता चल गई जानी चाहिए कि इस m पे 4 बल लगेंगे, 1 2 3 4। इसको छोड़ के इसके चारों तरफ 4 द्रव्यमान है। ये 2m इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये m इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये 4m इसको अपनी तरफ खींचेगा, 3m इसको अपनी तरफ खींचेगा। मतलब इस m पर 4 बल लगेंगे। कितने बल लगेंगे, 4। आपने कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको बोला F1, इसको बोला F2, इसको बोला F3, इसको बोला मैंने F4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बल भी देख लिए कितने हैं, उनकी दिशा भी बना ली, बस उनके मान निकाल लेते हैं। मैंने कहा आप मुझे भाई F1 बताओ, मुझे F2 बताओ, मुझे F3 बताओ, मुझे F4 बताओ। आपने कहा F1 है इन दोनों के बीच। अगर ये दूरी, अगर इस वर्ग की भुजा फिर से a माननी जाए, ये a, तो ये पूरी होती है बच्चों a√2।
या √2a। लेकिन अब की बार मुझे आधी चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच का बल निकालना है तो दूरी आधी करनी पड़ेगी, आधी करनी पड़ेगी तो 2 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा a/√2। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी है a/√2, इनके भी और इनके बीच की दूरी भी कितनी आएगी a/√2। इनका बल कैसे निकाल लो? आप कहोगे भैया GM स्क्वायर और दूरी है a/√2, a/√2 का स्क्वायर होगा a²√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, वो भाग जाएगा ऊपर। शॉर्ट में लिख रहा हूं, अब आप इतने समझदार हैं कि ये चीजें आप खुद से कर लो। F2 इनके बीच का यह आ जाएगा कितना GM2m बटे a/√2 का स्क्वायर। ये 2 पहले आएगा, 2 नीचे से घूम के जाएगा, वो आ जाएगा 4GM स्क्वायर बटे a²। खुद से करके देख लेना, अब तुम इतने काबिल हो कि इन दोनों के बीच का बल निकाल सको। GM1 M2 बटे r²। इन F3 बताओ इन दोनों के बीच का, ये 3 आएगा, 2 पहले से है, ये आ जाएगा 6GM स्क्वायर बटे a²। अगर मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं इसमें तो बेटा ध्यान दो कि यहाँ ऐसे लगाओ GM1 M2 बटे r²। M1 कितना है m है, M2 कितना है 3m है, r कितना है a/√2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 गुणा 3 6 हो जाएगा, 6GM बटे a²। F4 ये है, यह आ जाएगा 4, 2 पहले से ऊपर है 8GM स्क्वायर बटे a²। लो जी, हमने चारों बलों का मान भी निकाल लिया। अब आपको एक बात दिखाई दे रही है कि सब में ना 2GM स्क्वायर बटे a² है, तो मैंने क्या किया कि इसको 2GM स्क्वायर बटे a² को ना f मान लिया, तो ये हो जाएगा f। ऐसा करो ना, खाली इसको ही मान लो और आसान है। GM स्क्वायर बटे a² को f मान लिया तो ये बनेगा 2f, ये बनेगा 4f, ये बनेगा 6f, ये बनेगा 8f। अब मैंने इस बिंदु को यहाँ बनाया, यहाँ, और आपसे कहा कि इस पे बल बनाओ। आपने कहा भैया यहाँ 4 बल हैं, F1 F2 F3 और F4, और इस बिंदु पर कुल बल हमें निकालना है। मैंने आपको कहा था कि अगर एक बिंदु पे 2 से ज़्यादा बल हों तो उनमें से दो को सोल्व करो पहले। किन 2 को? जो समान दिशा में हो, ऐसा कोई भी नहीं है जो एक ही दिशा में है। उसके बाद उन 2 को सोल्व करो जो विपरीत दिशा में है। मैंने कहा F1 और F3 विपरीत दिशा में है, F2 और F4 भी विपरीत दिशा में है। मतलब मैं F1 व F3 को सोल्व करूंगा और लिखूंगा उनका परिणामी, F1 व F3 का परिणामी मैंने मान लिया F'। ठीक है, फिर मैं F2 और F4 को सोल्व करूंगा, F2 व F4 को सोल्व करूंगा का परिणामी। बच्चों जो मैंने आपको बताया है वही तरीका लगाना, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसको डबल डैश, कभी आप F1 और F2 को सोल्व करने बैठ जाओ, हो तो जाएगा, हो सकता है कैलकुलेशन मुश्किल हो जाए। मैंने आपसे पूछा, बताओ मुझे कि F1 और F3 विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में क्या होता था कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते थे। मुझे बता दो F1 और F3 में बड़ा कौन है? आप कहोगे F1 2f है, F3 6f है, तो F3 बड़ा है। तो अगर मैं इसको यहां बनाऊं तो F3 बड़ा होने से F3 में से किसको घटाएंगे? F1 को, तो उसकी दिशा आएगी बड़े वाले की तरफ, बड़ा है F3। 2 परिणामी अगर एक दिशा में होते थे जोड़ते थे, विपरीत दिशा में होते तो घटाते थे, घटाने के बाद दिशा आती थी बड़े की तरफ, बड़ा है F3। 6f में से 2f जाएगा तो ये बचेगा 4f, और ये है कौन? ये है बच्चों F'। F1 F3 कौन आया? F', और F' का मान है हमारा कितना? 6 में से 2 गए 4f। अब देखेंगे F2 और F4 का। F2 और F4 में बड़ा कौन है? F2 और F4 में बड़ा F4 है और बच्चों दिशा आ जाएगी F4 की तरफ, ये आ जाएगी इतनी, और कितना आएगा? 8 में से 4 गए तो ये आ जाएगा 4f, और ये हमारा F'। मतलब अब इस बिंदु पर पहले 4 बल थे, 2 का जोड़ा बना के हमने सोल्व कर लिए। अब यहाँ 2 बल बचे और दोनों के बीच का कोण है 90 डिग्री। आप कहोगे कैसे? मैंने कहा भाई ये विकर्ण है और विकर्ण के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, तो मुझे अब F' और F" का परिणामी निकालना है। F' व F" का परिणामी मैंने मान लिया। अब इसको लास्ट आंसर आएगा तो मैंने इसको Fnet मान लिया। फॉर्मूला बनेगा Fnet बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा 90 है, cos 90 0 होगा तो अंडर रूट में बचेगा a² + b²। मतलब F' का स्क्वायर
प्लस एफ डबल डैश का स्क्वायर, एफ डैश कितना है 4f, 4f का स्क्वायर हो जाएगा 16f स्क्वायर, एफ डबल डैश का कितना हो जाएगा 16f स्क्वायर। आप कहोगे तो ये एफ नेट आ गया बच्चों हमारा 16 और 16 32, 32 एफ स्क्वायर गया बाहर, 32 को लिख सकता हूँ 16 गुना 2, 16 का 4 आ जाएगा बाहर और अंदर बचेगा √2, तो सही से करके लिखेंगे तो यह जाएगा 4√2 और f का मान आ जाएगा gm स्क्वायर बटे a स्क्वायर। ये है बच्चों इस पे लगने वाला कुल बल। और आपसे कोई इसकी दिशा पूछ ले तो आप बता देना कि क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं और 90 डिग्री का कोण है तो उनका जो परिणामी आएगा वो बिल्कुल बीच में, मतलब 45 डिग्री के कोण पे आएगा, मतलब ये यहाँ ऐसे देख लो आपके सामने है, हमें कैसे करने हैं। ठीक है, मैंने आपको भाई त्रिभुज का करा दिया, वर्ग के 3 करा दिए, जब यहाँ 1 का निकालना था तो 3 बल लगे थे, यहाँ निकालना है तो 4 बल लगे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 2024 का हमारा जेईई मेंस हुआ था, उसमें आया था, कहा है कि इसके 4 कोनों पर m द्रव्यमान के 4 कण रखे हैं और इनमें से किसी एक पे जो बल है, कुल बल, टोटल बल वो दे रखा है हमें, वो दे रखा है बच्चों 2√2 प्लस 1 बटे 32 और साथ में दे रखा है gm स्क्वायर बटे l स्क्वायर, ऐसे करके दिया है gm स्क्वायर बटे l स्क्वायर। हमें कहा गया है कि इस वर्ग की भुजा ज्ञात करो। क्वेश्चन हमने कर लिया वैसे बच्चों, हमने आपको ध्यान हो यहाँ लगने वाला बल निकाला था अभी जिसमें हमने mm रखे थे, उसी हिसाब से पहले आप मान लो कि इसकी भुजा a है, आप एक भुजा मान के बल निकाल लो। आप कहोगे इस पे 3 बल लगेंगे, एक बल ये लगेगा, एक बल ये लगेगा, एक बल ये लगेगा। ये जो बल होगा आपको भी बताया था, ये होगा आपका gm स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर, ये वाला जो होगा gm स्क्वायर बटे a स्क्वायर होगा और ये होगा gm स्क्वायर बटे a स्क्वायर। ये मैंने कर लिया इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ इसको। ठीक है, हमने कहा था ये दोनों आपस में बराबर होंगे, 90 डिग्री का कोण है तो दोनों का जो परिणामी होगा बिल्कुल बीच में आ जाएगा। तो जो एफ नेट आएगा इसके हिसाब से, ये तो दे रखा है, इसके हिसाब से जो आएगा वो आएगा gm स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर प्लस इन दोनों का परिणामी 90 डिग्री पे होने पे इनका परिणामी आता है √2 gm स्क्वायर बटे a स्क्वायर। चाहे तो भी पीछे वीडियो करके देख लेना जहां हमने क्वेश्चन किया था। हमने कहा इसमें से gm स्क्वायर बटे a स्क्वायर कॉमन लो, gm स्क्वायर बटे a स्क्वायर कॉमन लो और यहाँ लिखो 1/2 बचा प्लस यहाँ बचा √2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ एफ नेट का मान जो दे रखा है वो उसके बराबर डाल दो, क्या आएगा, यह आ जाएगा gm स्क्वायर बटे l स्क्वायर 2√2 प्लस 1/32। ये इन्होंने दे रखा है, gm स्क्वायर से gm स्क्वायर गया, मुझे भुजा निकालनी है, मतलब मुझे a का मान निकालना है बच्चों। इसको सोल्व करके कर लो, बस क्या हो गया, इसको लिखो 1/a स्क्वायर, एलसीएम आ गया 2, यह जाएगा 1 प्लस 2√2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर इधर है 2√2 प्लस 1/32 एल स्क्वायर, यहाँ से 1 प्लस 2√2 से ये गया, यहाँ बचा 2a स्क्वायर बराबर 32 एल स्क्वायर, 2 से ये गया 16 एल स्क्वायर, तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 4l, मतलब ये भुजा 4l दे रखी है। देखो अगर आप करोगे तो ऐसे इतने आसानी से आप इनको कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं। मैंने आपको कहा था जब मैं आपको कल 2 कणों वाला करा रहा था क्वेश्चन कि 2 कण एक दूसरे के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत एक वृत्तीय पथ पे गति कर रहे हैं, मैं आपको 4 वाला भी एक क्वेश्चन कराऊंगा, वो आप करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों कि 4 कण हैं और वे वृत्तीय पथ पे घूम रहे हैं। बच्चों ये वृत्तीय पथ का अपना कोई द्रव्यमान, ये कभी ये सोचो कि ये कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। यहां इसके ऊपर 4 कण हैं, m m m और m,
और ये चारों कण एक वृत्तीय पथ पे घूम रहे हैं। इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या हमें दे रखी है कैपिटल आर। हमें ये पूछा है कि किसी भी कण की या प्रत्येक कण की चाल ज्ञात करो, ये केंद्र है बच्चों, और हमें ये दे रखी है त्रिज्या कैपिटल आर। तो आपको ध्यान ये रखना है, पहली बात ध्यान से सुनना कि जब भी वृत्तीय गति की बात होगी तो बच्चों कहीं ना कहीं अभिकेंद्र बल की जरूरत हमें पड़ेगी। मैं कह रहा हूं क्योंकि चारों द्रव्यमान बराबर हैं, चारों एक ही वृत्तीय पथ पे घूम रहे हैं, चारों की त्रिज्या भी बराबर है, इसलिए हर द्रव्यमान का वेग भी बराबर होगा। मैंने मान लिया इसकी चाल v है इस वाले की, तो इसको घूमने के लिए चाहिए mv² बटे r का क्या अभिकेंद्र बल। इसको वृत्तीय पथी में घूमना है तो इसको अभिकेंद्र बल की जरूरत पड़ेगी mv² बटे r। वो अभिकेंद्र बल इसको कहां से मिलेगा? वो अभिकेंद्र बल मिलेगा बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल से। आप कहोगे भैया ये m इस m को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है जी, ये m इस m को ध्यान से सुनना अपनी तरफ खींचेगा। हमने कहा ठीक है, ये m इस m को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इस m पर 3 बल लग रहे हैं, एक इसने लगाया, एक इसने लगाया, एक इसने लगाया। मैंने इसको बोला F1, मैंने इसको बोला F2, मैंने इसको बोला F3, ठीक है। आपने कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनना, बढ़िया क्वेश्चन है ये, आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मैंने कहा घूमने के लिए इस वाले को, इसको सबको अभिकेंद्र बल की जरूरत है, और वो अभिकेंद्र बल इनको इस पे लगने वाले कुल बल के कारण मिलेगा। इस पे लगे हैं 3 बल, F1, F2, F3। मैं चाहता हूं आपसे कि आप मुझे ना F1 का मान बताएं। F1 का आप कहोगे भैया F1 इनके बीच का है तो ये होगा gm², और ये दूरी r है, ये r है, तो ये 2r का स्क्वायर बनेगा, तो ये बनेगा gm² बटे 4r²। मैंने कहा ठीक, F1 आ गया। मुझे F2 बता दो, F2 मान बताना है, मान। आप कहोगे भैया F2 है इनके बीच का, तो आप कहोगे gm² बटे इनके बीच की दूरी, मुझे ये दूरी चाहिए। मैंने आपसे कहा कि यार एक बात तो बताओ ये कितना है? आप कहोगे भैया ये r है, ये कितना है? ये भी r है। अच्छा एक बात और सुनो, एक बात और सुनो, अगर मैं ऐसे करूं, मान लो ये दूरी r है, तो ये भी कितनी होगी? r, तो ये टोटल कितनी होगी? आप कहोगे भैया ये टोटल 2r होगी। अगर मैं ये भुजा a मान लूं, ये वाली, इन दोनों के बीच की दूरी a मान लूं, तो दोनों के बीच की दूरी a होगी। एक और बात बता दूं, बहुत सारी बातें हैं कि जैसे में 2 कण थे तो वे दोनों कण पिछले वाले क्वेश्चन में, जब हम पिछली वीडियो में किया था, दोनों कण व्यास के सिरों पे होने चाहिए थे। ऐसा नहीं था कि एक यहाँ हो जाए, एक यहाँ हो जाए, घूम जाए, नहीं। जब ये 4 होंगे ना, इन चारों को वृत्तीय पथ पे घूमने के लिए अपने आप को इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा कि एक वर्ग का निर्माण करे। मतलब अगर इन दोनों के बीच की दूरी a है तो इन दोनों के बीच की दूरी भी यहाँ a होगी। अगर ये a है, ये a है, तो ये पूरा होता है बच्चों √2a, और अभी मैंने देखा इसका मान है 2r, मतलब √2a का मान, इसका मान कितना है? 2r। मैं चाहता हूं मुझे a मिल जाए, तो यहां से a का मान आ जाएगा √2r। जब मैं 2 को √2 से भाग करूंगा, √2 बचेगा और साथ में आएगा a r। तो मुझे पता चला कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है a, वो है √2r। तो यहाँ √2r का क्या होगा? स्क्वायर, ये एक वर्ग है बच्चों, बस ये ध्यान रख लेना, यह आ जाएगा gm² बटे 2r²। आपने कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा F3 बताना। आप कहोगे भैया F3 भी तो यही आएगा सेम, तो आप कहोगे gm बटे 2r², मतलब F2 F3 बराबर है। तो जब F2 F3 बराबर है तो इन दोनों का परिणामी तो इनके बिल्कुल बीच में कहीं आएगा। अगर मैं F2 को F मान लूं, F3 को भी F मान लूं, तो मैं कहूंगा F2 और F3 का जो परिणामी आएगा उसका मान होगा F√2। ये बहुत बार कर लिया हमने। दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, अंडर रूट में बचेगा a² + b²। a और b आपस में बराबर है, अंडर रूट 2a² हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा तो a√2 होगा। यहाँ a की जगह f है तो ये f√2 आ गया। तो कुल बल जो आया वो आया बच्चों अब हमारा F1 + f√2, जिससे इस कण को अभिकेंद्र बल मिलेगा। और देखो ध्यान से कि ये केंद्र की तरफ लग रहा है, इसलिए ये दोनों बल मिलके ही अभिकेंद्र बल मिलेंगे। मुझे बता दो F1 कितना? आप कहोगे भैया F1 है gm² बटे 4r²। मैंने कहा आपने F इसको मानना था, कितना था? gm² बटे 2r² और साथ में है √2।
यहाँ चल रहा है mv² बटे आर, m एक चला गया, r एक चला गया, यहाँ बचा v², यहाँ बचा gm बटे क्या आएगा 4r, gm बटे 2r, और ये √2 से मैं इस √2 को हटा रहा हूँ तो √2 बचेगा, √2 से 2 जाएगा तो √2 बचेगा। तो v का मान आएगा बच्चों आपका √gm बटे 4r प्लस gm बटे √2r। चाहो तो इसको और सोल्व कर लेना, क्या आएगा gm बटे r कॉमन ले लिया और अंदर बचेगा 1/4 प्लस 1/√2, ये आंसर आ जाएगा। इसको चाहे और आगे सोल्व कर लो, और आगे कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको मैं एलसीएम ले सकता हूँ 4, जब मैं 4 एलसीएम लूंगा ऊपर बचेगा 1, √2 से 4 को भाग करोगे ना आप, √2 से 4 को भाग तो आएगा 2√2, तो ऊपर आ जाएगा 2√2 और ये आ जाएगा gm बटे r। ये चाल आई भाई, किसी भी कण की चाल है ये, अगर आप करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। जाते जाते बच्चों एक और क्वेश्चन हम करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। हमें कहा गया है कि m और 4m द्रव्यमान के दो बिंदु द्रव्यमान, एक m है और एक 4m है, एक दूसरे से d दूरी पे रखे हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। हमें कहा गया है कि एक ऐसा बिंदु ढूंढो जिस पे हम m द्रव्यमान, m नहीं m0 द्रव्यमान रख सकें और उस पे लगने वाला कुल बल 0 हो। मतलब एक m द्रव्यमान m है, एक द्रव्यमान 4m है, इन दोनों के बीच की दूरी d है, और उसने कहा है कि इनको मिलाने वाली रेखा के ऊपर कोई एक ऐसा बिंदु ढूंढ के दो जहां मैं कोई भी द्रव्यमान रखूं दुनिया का और उस पर कोई बल ना लगे। तो हमने कहा अच्छा ऐसा भी पॉसिबल है क्या, मैंने कहा बिल्कुल पॉसिबल है। सुनो आ जाओ, कॉन्सेप्ट सुनो। उसका कॉन्सेप्ट ये कहता है बच्चों कि वो बिंदु ऐसा बिंदु होगा जहां बलों के परिमाण बराबर होंगे और दिशाएं विपरीत होंगी। बच्चों मुझे एक बात तो बताओ, कितने द्रव्यमान है ये? आप कहोगे भैया 2 द्रव्यमान है। जब जहां भी मैं इसको रखूंगा क्या इस पे ये दोनों मिलकर द्रव्यमान बल लगाएंगे? आप कहोगे हाँ, इसका मतलब m0 पे 2 बल होंगे। अगर वे 2 बल बराबर हो जाए और दिशा विपरीत हो जाए तो कुल बल 0 हो जाएगा। तो आपको बच्चों ऐसा बिंदु ढूंढना है कि कहां उस बिंदु पे 2 बल लग रहे हैं और दिशाएं विपरीत हैं। मैंने कहा मान लो ये है वो बिंदु और यहां मैंने m0 रख दिया, तो ये m इस m0 को अपनी तरफ खींचेगा और ये 4m भी इस m0 को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये तो दोनों की दिशाएं एक ही हो गई। तो यहां तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि कुल बल शून्य करने के लिए दिशाएं विपरीत करनी पड़ेंगी। मतलब इस पूरी जगह में ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ आप कहोगे भैया अगर यहाँ m0 रख दूंगा तो ये m इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये 4m इसको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब यहाँ भी पॉसिबल नहीं है कि दिशाएं विपरीत हो जाएं। तो कहाँ होगी दिशा विपरीत? आप कहोगे भैया यहाँ कहीं होगी। देखो यहाँ कहीं ये m इस m0 को अपनी तरफ खींचेगा, ये 4m अपनी तरफ खींचेगा। तो ऐसा बिंदु हमें मिल गया है जहां दिशाएं विपरीत होंगी। मतलब दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के बिल्कुल नहीं, कहीं बीच में, बिल्कुल बीच में नहीं कह रहा हूं, कहीं बीच में, यहां एक ऐसा बिंदु होगा जहां बल के मान भी बराबर हो जाएंगे। बच्चों देखो ध्यान से, इस रेखा के हर बिंदु पर इस पे लगने वाले 2 बल हैं और दोनों की दिशा विपरीत है। यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो कहीं भी, लेकिन हमें वो बिंदु ढूंढना है जहां में बल बराबर भी हो जाए। क्योंकि विपरीत दिशा होने से केवल इतना होगा कि दोनों घटेंगे और बराबर होने से घटने पे भी 0 भी आ जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, पहले ही बता देता हूं कि वो बिंदु हमेशा छोटे द्रव्यमान के पास होगा। छोटा द्रव्यमान कौन है? छोटा द्रव्यमान m है। मतलब वो बिंदु 4m से दूर होगा और m के पास होगा। मैंने मान लिया कि ये दूरी x है। कहां से? m से। कई बार क्वेश्चन में सीधा पूछ लेते हैं कि 4m से बताओ, तो फिर आपको यहां से बतानी पड़ेगी। मैंने कहा मैंने यहां m0 रखा, ये m इसको अपनी तरफ खींचेगा F1 बल से, ये 4m इसको अपनी तरफ खींचेगा F2 बल से, और ये दोनों यहाँ बराबर होंगे और दिशा विपरीत होगी। तो इन दोनों का योग 0 हो जाएगा। मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ F1 बराबर F2 होगा।
अच्छा जी, इस पे लगने वाला बल कितना है आप कहोगे जी, लगाया किसने, m ने, लगाया किस पे, m2 पे, सो m नोट पर, और दूरी है x, तो यह आ जाएगा x स्क्वायर। इन दोनों के बीच का बल आप कहोगे जी, किसने लगाया, 4m ने, किस पे लगाया, m नोट पे। दूरी, टोटल दूरी d थी, ये x है, तो बची हुई कितनी हो गई, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर हम लिख देंगे। g से गया g, m नोट से गया m नोट, m से गया m, तो उल्टा कर दो बस, ये हो गया x स्क्वायर, यहाँ आ गया d माइनस एक्स का स्क्वायर, बटे में जो 4 आएगा वो इधर लिख दूंगा, 4x स्क्वायर को लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा d माइनस एक्स का स्क्वायर। तो क्या मैं स्क्वायर स्क्वायर को कंपेयर करके लिख सकता हूँ, 2x बराबर d माइनस एक्स, x इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 3x, और ये d, तो x का मान आ जाएगा बच्चों d बटे 3। मतलब यहां से d बटे 3 दूरी पर जैसे जैसे इन m का मान बदलेगा, अभी तो ये m और 4m है, ये दूरी भी बदलती रहेगी। तो इसका मतलब ये है कुल दूरी d थी, d बटे 3 का मतलब होता है बच्चों d के 3 हिस्से करो, d मतलब अब 3 हिस्से पे जाके ऐसा बिंदु मिला जहां कुल बल शून्य हो जाएगा। और कहां से देखा हमने, ये m से, मतलब ये जो भी बिंदु होगा ये छोटे द्रव्यमान के पास होगा। बड़े द्रव्यमान से निकालना चाहूँ तो मैं कहूँगा पूरा d है और इधर से d बटे 3 है, तो आ जाएगा 2d बटे 3। मतलब इधर से ये 2d बटे 3 है और इधर से ये d बटे 3 है। कितना है, d बटे 3। अच्छा बच्चों, अगर ये दोनों द्रव्यमान बराबर हो जाए तो ऐसा बिंदु बिल्कुल बीच में मिलेगा। अगर ये d है तो वो d बटे 2 पे होगा, और अलग अलग है तो वो बिंदु हमें बड़े द्रव्यमान से दूर और छोटे द्रव्यमान के पास मिलेगा। बच्चों, आज के वीडियो में मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश की कि अध्यारोपण का सिद्धांत कैसे लगाएं। कुछ बढ़िया क्वेश्चन हमने किए, जेईई मेंस तक के हमने कर लिए हैं क्वेश्चन। आसान तो नहीं थे लेकिन मुश्किल भी नहीं है। जिनको वेक्टर आता होगा उनके लिए आसान, वरना मुश्किल। ठीक है, आज के वीडियो में बच्चों इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।